हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। दक्षिण कश्मीर के पर्यटन स्थल बैसरण पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश फैल गया है। इस हमले में 26 यात्रियों की निर्मम हत्या और कई के जख्मी होने के बाद विश्व हिंदू परिषद VHP और बजरंग दल ने 25 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। VHP के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने इस आतंकी घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे इस्लामिक जिहादी पाकिस्तान और उसके कश्मीरी स्लीपर सेल का सुनियोजित षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि ऐसे मजहबी आतंकवाद का समूल नाश किया जाए। इस तरह की घटनाएं 1990 के आतंकवाद के काले दिनों की याद दिलाती हैं और देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर जैन ने आरोप लगाया कि हमले से पहले यात्रियों की पैंट उतारकर, कलमा पूछकर और ID चेक कर यह सुनिश्चित किया गया कि वे मुस्लिम नहीं हैं, तब उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने इसे अमानवीय, घृणित और भारत के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा करार दिया। डॉक्टर जैन ने सवाल उठाया कि भारत के मुस्लिम नेता इस नरसंहार पर मौन क्यों हैं। उन्होंने कहा, वक्फ एक्ट पर देश भर में अफरा तफरी मचाने वाले नेता इस हत्याकांड पर एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। यह चुप्पी निंदनीय है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 25 अप्रैल को विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। झारखंड बिहार के सहमंत्री डॉक्टर बीरेंद्र साहू ने भी हमले की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को आतंकियों का समूल नाश करना चाहिए। पाकिस्तान प्रायोजित जिहादी आतंकवादियों को भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। विहिप ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और उन्हें आत्मबल देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। इस बीच पूरे देश में इस घटना को लेकर गहरा शोक और आक्रोश है। सरकार पर दबाव है कि वह आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। राज्य में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के चलते राजस्व संग्रहण प्रभावित हुआ, फिर भी प्रयास संतोषजनक रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 1,06,999 रुपये 57 पैसे का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 92,189,910 रुपये की वसूली हुई, जो कि 86% है। वहीं गैर कर प्राप्तियों सहित कुल 1,03,04,69 रुपये की वसूली हुई, जो कि 80% है। वह बुधवार को सूचना भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री के साथ वाणिज्य विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और वाणिज्य कर आयुक्त अमित कुमार भी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा कि FRBM अधिनियम के तहत वर्ष 2025 से 26 में सभी विभागों को 3 महीने में एक बार राजस्व संग्रहण की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है और वे स्वयं 6 महीने में एक बार इसकी समीक्षा करेंगे। राज्य के सभी प्रमंडलों का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। वहीं जो प्रमंडल पीछे होंगे उन्हें विशेष निर्देश और सहायता दी जाएगी। PL अकाउंट में की राशि का विवरण सभी विभागों से मंगवाया गया है। PL अकाउंट में राशि जो 2010 से पार्क की गई है वह गलत है। इस पर हम पूरी संवेदनशीलता के साथ समीक्षा कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि माइया सम्मान योजना की राशि सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है। वहीं राजस्व व्यय की जानकारी देते हुए बताया गया कि 1,31,234 रुपये 42 पैसे करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
जिनमें से 1,18,279 रुपये 42 पैसे करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य के आर्थिक ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हमारी सरकार का वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी हो। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया गया है कि अप्रैल के अंत तक या फिर 7 मई तक योजनाओं के विरुद्ध जिलों को राशि आवंटित कर दी जाए ताकि विकास का काम बाधित न हो। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में निर्धारित लक्ष्य 26,000 करोड़ रुपए के विरुद्ध 22,292.25 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण प्राप्त कर लिए है, जो वार्षिक लक्ष्य का 85% राजस्व संग्रहण है। 12,24,186.27 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार गुजरे 5 सालों में प्राप्त राजस्व संग्रह में कुल 56.4% की वृद्धि दर्ज हुई है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में कुल राजस्व संग्रह 26,500 करोड़ रुपया का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एसजीएसटी में राज्य सरकार ने 15,53,575 करोड़ के विरुद्ध 1,42,010 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण प्राप्त किया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 92.42% है, जबकि 2019-20 में एसजीएसटी से 9,949.51 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया था। इस प्रकार देखा जाए तो विगत 5 वर्षों में एसजीएसटी से प्राप्त राजस्व में कुल 42.82% की वृद्धि दर्ज हुई है। किशोर ने कहा कि वर्तमान में माल एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन निबंधित करदाताओं की कुल संख्या 2,11,498 है। 2025 से 26 के लिए 15,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वैट के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग ने 6,618.51 करोड़ रुपए जुटाए। मंत्री राधाकृष्ण ने कहा कि वैट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य 9,124 करोड़ रुपए के विरुद्ध कुल 6,618.51 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 92 है। वर्तमान में मूल्यवर्धित कर अधिनियम का अधीन निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या 4,149 है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9,310 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पेशा कर अधिनियम के तहत वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 196% राजस्व किया गया। प्राप्त जेईडी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य 1,413 करोड़ रुपये के विरुद्ध कुल 1,361.24 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 96 निर्धारित किया गया है। वर्तमान में विद्युत शुल्क के अधीन निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या 267 है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 1,600 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जेपीटी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य 88 करोड़ रुपए के विरुद्ध कुल 102.4 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 146 है। कर अधिनियम के अधीन निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या 3,35,333 है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 90 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए कार्य योजना वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए कार्य योजना पर बल देते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष में खनन एवं विनिर्माण कार्य में संलग्न डीजल के बल्क परचेस के लिए कर दर कमी से कर में वृद्धि होगी। साथ ही एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल में कर दर बढ़ाने के फलस्वरूप राजस्व में अभिवृद्धि संभावित है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग में नए सिस्टम इंटीग्रेटर एसआई के चयन हेतु जैप आई.टी झारखंड रांची के द्वारा डीपीआर तैयार किया जा रहा है। नए सिस्टम इंटीग्रेटर
एसआई के चयन के उपरांत जीएसटीएन से सिस्टम इंटीग्रेशन एवं अन्य कार्य राजस्व विभागों के पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किए जाने का प्रयास किया जाएगा तथा तदनुसार उपलब्ध औकड़ों का तिर्यक जांच संभव हो सकेगा, जिससे राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि विभाग में कार्यरत इंटेलिजेंस एंड रेवेन्यू एनालिसिस यूनिट IRAU एवं स्पेशल टास्क यूनिट STU को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु प्रयास किया जाएगा, जिससे ससमय विवरणी दाखिला, विवरणियां की समीक्षा एवं कर अपवंचना करने वाले करदाताओं की सतत निगरानी रखी जा सके। एक बार फिर झारखंड के होनहार युवाओं ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस परीक्षा में झारखंड के दर्जन भर विद्यार्थियों ने सफलता हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। इनमें कई ऐसे मेधावी शामिल हैं जो साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने असाधारण सफलता प्राप्त की है। दुमका के सौरभ सिन्हा को 49वीं रैंक। दुमका निवासी सौरभ सिन्हा ने UPSC में 49वां स्थान प्राप्त कर जिला का मान बढ़ाया है। सौरभ के पिता प्रियव्रत सिन्हा दुमका अधिवक्ता संघ के प्रधान लिपिक है। बता दें कि ग्रीन माउंट स्कूल दुमका से इंटर की पढ़ाई के बाद सौरभ ने IIT खड़गपुर से बीटेक किया और उसके बाद UPSC की तैयारी की जमशेदपुर के ऋत्विक वर्मा की 115वीं रैंक लोयोला स्कूल। जमशेदपुर के पूर्व छात्र ऋत्विक वर्मा ने ऑल इंडिया 115वीं रैंक हासिल की है। ऋत्विक ने दिल्ली विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातक किया और दिल्ली से ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। रांची के विद्यांशु और शुभम ने भी मारी बाजी। रांची के दीपाटोली निवासी विद्यांशु झा ने UPSC में 59वीं रैंक हासिल की। वे मूल रूप से बिहार के निवासी हैं और DAV बरियातू से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। वहीं रांची कचहरी के पास रहने वाले शुभम कुमार ने 678वीं रैंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है। गढ़वा और बोकारो के छात्रों ने भी रचा इतिहास। गढ़वा के एक किसान परिवार की बेटी छाया कुमारी और बोकारो के समाचार पत्र विक्रेता के बेटे राजकुमार महतो ने भी इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता पाई है। इन युवाओं की उपलब्धि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा है। संस्कृति त्रिवेदी को मिली 17वीं रैंक। रांची के JVM श्यामली स्कूल से पढ़ी संस्कृति त्रिवेदी ने UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया 17वीं रैंक प्राप्त की है। मूल रूप से बिहार के जमुई की रहने वाली संस्कृति ने नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई रांची में ही की। स्नातक की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज से की और फिर JNU से मास्टर्स किया। वर्तमान में वह इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस में कार्यरत हैं और शिमला में ट्रेनिंग ले रही हैं। उनके पिता रांची के मेकॉन में पदस्थापित रह चुके हैं। राज्य भर में खुशी की लहर इन विद्यार्थियों की सफलता पर उनके परिवारजनों, स्कूलों और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई है। CM समेत कई नेताओं और शिक्षा जगत की हस्तियों ने इन सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्या आप जानते हैं रांची से गुजरती है कर्क रेखा? कई बार इस जगह पर गए होंगे आप। स्कूल और कॉलेज में आपने कर्क रेखा के बारे में जरूर पढ़ा होगा। हम उसी कर्क रेखा की बात कर रहे हैं जो भारत देश के केवल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आप ये बात ना जानते हो तो शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची से भी गुजरती है। अगर आपने रांची से रामगढ़ की यात्रा की है तो आप इस कर्क रेखा से भी जरूर गुजरे होंगे। राजधानी रांची से महज 22.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओरमांझी के उकरीद गांव से कर्क रेखा गुजरती है। उकरीद गांव में जिस जगह से कर्क रेखा गुजरती है वहां पर सडीडीडीएचक के किनारे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। इस बोर्ड पर लिखा है, मुस्कुराइए, आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं। ओरमांझी के उकरीद गांव में कर्क रेखा राष्ट्रीय राजमार्ग से ही गुजरती है, तो अगर अब कभी आप इस जगह से गुजरें तो मुस्कुराने का मौका बिल्कुल न छोड़े। अतीत की स्मृति संजोए हैं बोकारो के ये ऐतिहासिक स्थल। शहर की विरासत और धरोहर हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ने का काम करती है। ये ऐतिहासिक घटनाओं के गवाह होते हैं। यह हमारी पहचान, संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बोकारो में ऐसे अनेक स्थल हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी हैं। कुछ स्थलों का इतिहास हजारों साल पुराना है। कुछ एक स्थलों को छोड़ दें तो शहर की अधिकांश विरासत और धरोहर शासन प्रशासन की अनदेखी का शिकार होकर रह गए हैं। बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के पोलकिरी स्थित भैरव स्थल का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। यह स्थल महाभारत काल से जुड़ा बताया जाता है। चंदनकियारी से 7 किलोमीटर दूर मानपुर मोड़ के पास बाईं ओर की सड़क से यहां पहुंच सकते हैं। यहां एक जलधारा है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान माता कुंती जब अपने पुत्रों के साथ इस क्षेत्र में आई थीं, तब उनकी प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने अपने बाण से जल की धारा प्रस्फुटित कर दी थी। इसे गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि किसी धर्म ग्रंथ में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वैसे यह स्थल भैरव स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। जलकुंड के निकट एक मंदिर में बाबा काल भैरव की प्रतिमा स्थापित है। इसकी स्थापना 1500 ईस्वी में हुई। बताया जाता है कि 1500 ईस्वी में पोलकरी निवासी दुर्गादास ठाकुर के पूर्वज को बाबा काल भैरव ने स्वप्न में ईजरी नदी पर अपनी प्रतिमा होने का संकेत देते हुए कहा कि उसे गुप्त गंगा के पास स्थापित करो। तत्कालीन काशीपुर के महाराजा ज्योति प्रसाद सिंहदेव के हाथों इस प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया गया था। गुप्त गंगा से सालों भर स्वच्छ जल निकलता है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु इस बहती जलधारा में स्नान भी करते हैं और जल पात्रों में भरकर अपने घर भी ले जाते हैं। कहा जाता है कि इसके उपयोग से पेट संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जलधारा को आम जनों तक पहुंचाने के लिए यहां कई नालियों का निर्माण कराया गया है। गुप्त गंगा में बीचों बीच एक गोल पत्थर है। कहा जाता है कि पहले प्रत्येक रविवार को यह पत्थर स्वयं चक्कर काटता था। बोकारो जिले के चास के कुम्हरी गांव स्थित चेचका धाम बोकारो की एक विशिष्ट धरोहर है। इसे बोकारो के प्राचीनतम इतिहास के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। कथित तौर पर भगवान विष्णु के पदचिह्न और अस्त्र शस्त्र तथा पत्थरों पर लिखी खास प्रकार की लिपि दर्शनीय है। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। माना जाता है कि जिस दिन इसको किसी ने पढ़ लिया, उस दिन इतिहास के कई गूढ़ रहस्यों का खुलासा हो जाएगा। वैसे जैन धर्मावलंबी इस पदचिह्न को भगवान महावीर के पगचिह्न होने का दावा भी करते हैं। किसी समय इस इलाके में जैनियों का प्रभाव था। बताया जाता है कि वर्ष 1921 के सर्वेक्षण के दौरान यहां के अंग्रेज उपायुक्त को दामोदर नदी में अनेक अवशेष मिले थे। उन्होंने उसे शिव मंदिर में रखवा दिया था। उसकी विवरणी जिला गजेटियर में भी है। कुछ समय पहले रांची विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रशिक्षक हरेंद्र सिन्हा ने भी अपनी टीम के साथ यहां पहुंचकर इसका निरीक्षण किया था। पूरी पडीडीडीएच ताल के बाद कहा था कि चेचका धाम पुरानी सभ्यता संस्कृति से जुड़ा है और इसका संरक्षण जरूरी है। अब तक लिपि और पदचिह्न के संरक्षण के लिए कोई विशेष काम नहीं हुआ। फिलहाल यह स्थल हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है और इसे मिनी बाबा धाम तक कहा जाता है। कच्छप पृष्ठभूमि में होने के कारण प्राचीन काल में यह तांत्रिक पीठ भी था। दंतकथाओं एवं जनश्रुतियों के अनुसार इसी स्थल पर जगन्नाथपुरी नामक तीर्थ स्थली बननी थी। भगवान विष्णु यहाँ साक्षात पधारे थे। यहाँ मौजूद पदचिह्नों को इसके प्रमाण के तौर पर देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है लुगुबुरु। घंटा बाड़ी धोरोमगाढ़ गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरोमगाढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की धरोहर है। संतालियों में ऐसी मान्यता है कि हजारों वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों ने लुगु पहाड़ की तलहटी पर स्थित दौरबारी चट्टान पर लुगु बाबा की अध्यक्षता में निरंतर 12 वर्षों तक बैठक करके उनके सामाजिक संविधान और संस्कृति की रचना की थी। संताली समुदाय आज भी उसी का पालन कर रहा है। संतालियों की हर पूजा, विधि विधान, कर्मकांडों तथा लोक नृत्य व लोकगीतों में लुगुबुरु का जिक्र आता है। धोरोमगढ़ के आसपास चट्टानों की भरमार है। वे दौरबारी चट्टान के नाम से विख्यात हैं। इन्हीं चट्टानों को आसन के तौर पर इस्तेमाल कर पूर्वज यहां दरबार लगाते थे। इनमें लगभग आधे दर्जन चट्टानों में संतालियों के पूर्वजों ने गड्ढाकर उसका इस्तेमाल औखली के रूप में किया था, जो आज भी मौजूद हैं।
इनमें से कुछ देखरेख के अभाव में भर गए हैं। यहां प्रत्येक वर्ष नवंबर में होने वाले 2 दिवसीय विशाल धर्म महासम्मेलन में देश विदेश से संतालियों का जमावद्दा होता है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित ऐतिहासिक व रहस्यमयी गुफा के अंदर देवी दुर्गा और भगवान शिव समेत अन्य देवताओं की प्रतिमा व शिलालेख स्थापित हैं। इसलिए हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी लुगुबुरु पहाड़ी लोक आस्था का केंद्र बना हुआ है। वैसे तो संतालियों के धर्म महासम्मेलन को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है और सरकारी स्तर पर कुछ काम भी हुए हैं, पर इसके संरक्षण व विकास के लिए अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। देवघर कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्रा की मौत का मामला, हॉस्टल की वार्डन पर टॉर्चर करने का आरोप, जांच करने पहुंचे डीईओ देवघर। जिले के देवीपुर प्रखंड में पहरीडीह स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 7वीं कक्षा की छात्रा मधु कुमारी की मौत के बाद विद्यालय प्रबंधन सवालों के घेरे में है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने छात्रा की मौत के बाद काफी बवाल किया और विद्यालय की वार्डन पिंकी देवी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्डन पर टॉर्चर करने का आरोप, बच्ची की मौत मामले में स्थानीय महेंद्र यादव ने कहा कि कस्तूरबा गांधी के हॉस्टल में रह रही बच्चियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने हॉस्टल की वार्डन पिंकी देवी पर आरोप लगाया कि वह छात्राओं को टॉर्चर करती हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्ची अपने अभिभावक को वार्डन के बारे में शिकायत करना चाहती है तो वार्डन तुरंत ही उस बच्ची को डराने धमकाने लगती हैं, जिससे छात्राएं अपने घर वालों को भी समस्या नहीं बता पाती हैं। साथ ही महेंद्र यादव का आरोप है कि हॉस्टल की वार्डन पिंकी देवी के द्वारा छात्राओं से खाना बनवाया जाता है और बाथरूम भी साफ करवाया जाता है, जिससे हॉस्टल की छात्राएं बीमार हो रही हैं। वहीं हॉस्टल में रह रही छात्राओं का आरोप है कि वार्डन से छुट्टी मांगने पर डांट कर भगा दिया जाता था, इसलिए कई बार बीमार होने के बाद भी डर के मारे कोई छात्रा वार्डन के पास छुट्टी मांगने नहीं जाती है। इसी परेशानी से 7वीं क्लास में पढ़ रही मधु कुमारी जूझ रही थी। छात्राओं ने बताया कि मधु कुमारी पिछले 3 दिनों से बीमार थी, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। जब मधु कुमारी की परेशानी हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो उसने हिम्मत बांधकर वार्डन से छुट्टी मांगी, लेकिन वार्डन ने यह कहकर छुट्टी नहीं दी कि तुम्हारे घर में शादी है, इसलिए तुम बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेना चाहती हो। छुट्टी नहीं मिलने के कारण मधु कुमारी की तबीयत बिगड़ती चली गई और बुधवार को उसकी मौत हो गई। वहीं मृत छात्रा मधु कुमारी के पिता सरदार यादव ने बताया कि उनकी बेटी की तबीयत 20 अप्रैल से ही खराब थी, लेकिन उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। वह अपनी बेटी से मिलने आ ही रहे थे कि तभी उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार कस्तूरबा विद्यालय पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि वार्डन के खिलाफ कई शिकायतें सुनने को मिली हैं। बच्चियों से बाथरूम साफ करवाने और खाना बनवाने की शिकायत भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी एकत्रित करने के बाद वार्डन पिंकी देवी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कानून कार्रवाई के लिए भी उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। वहीं वार्डन के दुर्व्यवहार के कारण जिन बच्चियों की स्थिति खराब हुई है, उन्हें चिन्हित कर बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि छात्राओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपों में यदि सच्चाई पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी संदीप कृष्ण और अशोक कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद थैंक यू पाकिस्तान लिखने वाला मोहम्मद नौशाद बोकारो से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद बोकारो निवासी मोहम्मद नौशाद ने सोशल मीडिया पर थैंक यू पाकिस्तान लिखकर पोस्ट किया, जिससे बवाल मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए बोकारो पुलिस ने मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार नौशाद मिल्लत नगर का रहने वाला है और उसके पिता का नाम मोहम्मद मुस्ताक है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
हमले की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापसी की। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने आपात बैठक की और आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसी की बैठक भी बुलाई है। हमले में मारे गए लोगों की सूची जारी। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा पर्यटक मारे गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार पहलगाम हमले में मारे गए लोगों में महाराष्ट्र के 6 पर्यटक, कर्नाटक और गुजरात के 3 पर्यटक, पश्चिम बंगाल के 2 और उत्तर प्रदेश के 1 पर्यटक, बिहार, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और मध्य प्रदेश से 1 व्यक्ति, नेपाल और यूएई के 1 नागरिक शामिल हैं। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। आतंकियों ने दिखाई बर्बरता, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली है, जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने पहले पर्यटकों के नाम और धर्म पूछे। शक होने पर उन्होंने पैंट उतरवाकर धर्म की पुष्टि की और फिर निर्दयता से हमला किया। बीएयू में वेटनरी संकाय के डीन बनाए गए डॉ मधुरेंदु कुमार गुप्त, शोक सभा में याद किए गए पूर्व डीन डॉ सुशील प्रसाद रांची बीएयू बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं पशु विकृति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ मधुरेंदु कुमार गुप्त को पशु चिकित्सा संकाय के अधिष्ठाता डीन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वेटनरी संकाय के डीन डॉ सुशील प्रसाद का 21 अप्रैल को असामयिक निधन हो गया था। आज रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में एक शोक सभा हुई। इसमें उन्हें याद किया गया। बीएयू के लोकप्रिय शिक्षक और शोध वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित डॉ मधुरेंदु कुमार गुप्त पिछले कई वर्षों से बीएयू के निदेशक, आवासीय शिक्षा सह अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर संकाय का भी अतिरिक्त दायित्व संभाल रहे हैं। इसके साथ ही पशु चिकित्सा महाविद्यालय के कई विभागों के अध्यक्ष का भी अतिरिक्त प्रभार उनके पास है। बीएयू बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा संकाय के डीन डॉक्टर सुशील प्रसाद के असामयिक निधन पर रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में एक शोक सभा हुई। इसमें विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षक, वैज्ञानिक एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बीएयू के कुलपति डॉ एससी दुबे सहित विभिन्न वक्ताओं ने डॉ सुशील प्रसाद के मानवीय गुणों तथा एक व्यवहार कुशल शिक्षक, समर्पित वैज्ञानिक एवं प्रशासक के रूप में उनके योगदान को याद किया। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत प्राणी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई।